हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 का इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का तीसरा वीडियो देखेंगे। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में देखा था। आज हम राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे 3 बिंदु हम लिए हैं: राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद। ये तीनों होते क्या हैं, तीनों में क्या अंतर है, पहले इसको समझना जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं राज्य क्या होता है, आखिर एक राज्य किसे कहते हैं, राज्य होता क्या है। राज्य का मतलब किसी भूभाग, यहां पे लिखा गया है किसी भी भूभाग के किसी भी इलाके पर, कोई भी जमीनी भूभाग हो, किसी भी इलाके पर अगर किसी व्यक्ति का शासन है या किसी सरकार का शासन है तो वो वहां की चीजों पर अपना कंट्रोल करती है, यानी अपना राज्य करती है, तब जाके वो क्या बनता है, राज्य। यानी किसी भूभाग, जैसे भारत में पहले क्या थे, मराठा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, या राजा लोग राज करते थे, तो उस समय क्या थे, राज्य था, छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था सब। इसके बाद राष्ट्र, ये राज्य हो गया। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है। ये राज्य में भूभाग के किसी इलाके पर हम लोग यहां देखे थे, लेकिन राष्ट्र क्या है, ये लोगों से मिलकर बनता है। यानी एक समान भाषा, जहां पे सामूहिक पहचान हो लोगों में, एक समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र, जिसे लोगों द्वारा लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही क्या कहलाता है, एक राष्ट्र कहलाता है। ये दोनों क्लियर हुआ। तीसरा है राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र और राज्य ये दोनों मिलकर बनाते हैं राष्ट्र राज्य, यानी किसी विशेष भूभाग पर विशेष लोगों द्वारा उसमें एक सामूहिक पहचान होना चाहिए। जैसे राष्ट्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं, यानी एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता हो तथा उसके शासकों और अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना हो, यानी सामूहिक पहचान की भावना होनी चाहिए। क्लियर। तो हम लोग राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य के बारे में देखें। तो आइए हम यूरोप में देखें। यूरोप में 18वीं शताब्दी के समय ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी वहां पे राष्ट्र राज्य नहीं था, यानी लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी। उनके अंदर सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी, वो अलग अलग भाषा बोलते थे, उनकी संस्कृति अलग थी और विभिन्न जात समूह के लोग रहते थे। जैसे इसका एक उदाहरण, हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो छोटे छोटे राज्य टिराल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, सुडेटेनलैंड से मिलकर बना हुआ था, इसमें रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, जर्मन, इटली, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो क्या इस प्रकार यूरोप में राष्ट्र राज्य था? नहीं था। क्या लोगों के प्रति सामूहिक पहचान की भावना थी? नहीं थी। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान की भावना होना बहुत जरूरी है। इसके पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार में देखे थे कि फ्रांस में सामूहिक पहचान की भावना हुई, जिससे वहां पे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। लेकिन यूरोप में, पूरे यूरोप की बात करें फ्रांस को छोड़कर, तो वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो इसके लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? क्या ये लोग एक थे, सामूहिक पहचान की भावना थी? नहीं था। तो इसके लिए हमें करना होगा राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आइए देखते हैं राष्ट्रवाद का निर्माण। इसमें क्या देखेंगे, यूरोप की सामाजिक स्थिति देखेंगे, वहां पे यूरोपीय समाज की संरचना को देखेंगे पहले हम, फिर उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवाद क्या होता है, और तीसरा हम लोग देखेंगे रूढ़िवादी कौन थे, इनके क्या विचार थे, और अंत में देखेंगे हम क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कैसे आ गए और इनके आने के पीछे क्या कारण था, आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। तो इस प्रकार हम देखेंगे, यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इसके बारे में हम आगे अब देखेंगे।
तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि यूरोप में जो है 18वीं सदी में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था, लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी। तो वहां की स्थिति क्या थी उसको देखेंगे, यानी यूरोपीय समाज की संरचना। इन सब को जोड़ने का कार्य सिर्फ एक वहां का राजा जो वहां के क्षेत्रों पर राज करता था वही इनको जोड़े रखता था बस, और किसी भी परिस्थिति में ये एक नहीं थे। तो वहां की संरचना, सामाजिक संरचना देखेंगे 19वीं शताब्दी के पहले कैसी थी। 19वीं शताब्दी के पहले यूरोप दो वर्गों में बटा हुआ था, पूरा यूरोप। एक था हमारा उच्च वर्ग और दूसरा हमारा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता था, और निम्न वर्ग यानी श्रमिक वर्ग या कृषक वर्ग। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद इसमें एक और नया वर्ग आके जुड़ गया जिसका नाम है नया मध्य वर्ग। तो इसके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं कि उच्च वर्ग क्या है, निम्न वर्ग क्या है और मध्य वर्ग क्या है। तो चलिए हम देखते हैं उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग, तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में समझ लेते हैं। उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग, जमीन का मालिक वर्ग, जिनके पास जमीनें होती थी और सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये प्रभावशाली होते थे। गांव में इनके पास संपत्ति होती थी यानी जमीनें होते थे, और शहरों में इनके पास हवेलियां होती थी। आगे इसीलिए इन्हें उच्च वर्ग में रखा गया। आगे श्रमिक वर्ग, जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसमें होते थे, श्रमिक वर्ग यानी कृषक वर्ग में। ये छोटे किसान होते थे, काश्तकार होते थे, किराएदार होते थे या भूदास होते थे। इसके बाद तीसरा 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग इसमें आके जुड़ा, यानी कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन्हीं दोनों में से निकला ये वर्ग जिसे शिक्षित वर्ग कहा गया, यानी ये पढ़े लिखे लोग इसमें थे। वकील, शिक्षक, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब। औद्योगिकीकरण के कारण ये लोग अधिक विकसित हुए, यानी पढ़े लिखे होने के नाते ये शिक्षित वर्ग था, इसलिए इन लोगों ने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग। उदारवादी राष्ट्रवाद ये क्या है, तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं अब उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके पहले हम समझेंगे उदारवाद क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे हम उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। इससे पहले हम देखेंगे उदारवाद, ये जो शब्द आया है उदारवाद का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो उदारवाद ये जो शब्द है, यानी उदारवाद जो है लाइबरलिज्म शब्द लातिन, अंग्रेजी के लाइबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका क्या अर्थ होता है, आजाद। उदारवाद का क्या अर्थ होता है, आजाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है इसको देखेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना जो रखते थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चाहते थे, सरकार का पक्षधर होते थे। आगे कानून के समक्ष सब एक समान होते थे, यानी कानून के समक्ष बराबरी, और बाजार की मुक्ति, यानी बाजारों में कुछ भी बेच सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। चीजों और पूंजी के आवागमन को नियंत्रण मुक्त करना, यानी उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, यानी हम एक सामान को कहीं भी ले जा सकते हैं, वहां से ले आ सकते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार की भावना रखने वाले लोग कौन थे, उदारवादी राष्ट्रवाद। यहाँ पे इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते ये जो राष्ट्रवाद का विचार था सब जगह फैलने लगा, यानी पूरे यूरोप में फैलने लगा। किसके चलते, उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते, यानी इन उदारवाद लोगों के चलते। आगे हम देखेंगे कि 1834 में, यहाँ पे अभी हम देखे हैं कि चीजों और पूंजी के आवागमन को नियंत्रण मुक्त करना, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आने पे जो सीमा शुल्क लिया जाता था उसको मुक्त नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि 1834 में एक शुल्क संघ जाल्वे राइन, एक जाल्वे राइन क्या है, एक कस्टम यूनियन यानी शुल्क संघ जो प्रसा की पहल पर बनी, जिसका जो इसमें ज्यादातर कौन थे, जर्मनी के लोग थे, यानी जर्मन राज्य जुड़े थे। यानी एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जर्मन राज्य द्वारा बनाया गया एक संघ था जाल्वे राइन, जो क्या करता था, इसका मकसद था जितने भी शुल्क अवरोधक थे उसे समाप्त कर दिया गया।
यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उसके बीच में जितने राज्य थे, यानी यूरोप, उसके बीच में इसमें सीधे सीधे समझ लीजिए कि यानी जर्मनी जो था वो पहले, जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी 39 राज्यों में विभाजित था, यानी छोटे बड़े कितने राज्य थे, 39 राज्य। तो एक छोर से दूसरे छोर पे जाने से पहले बीच में जितने भी राज्य थे उनके बीच क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। वही जालवे राइन के तहत समाप्त कर दिया गया। आगे मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से भी ज्यादा थी, यानी यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े राज्य थे वहां की अलग अलग मुद्रा थी। उदाहरण के तौर पर जैसे आप भारत में रहते हो तो यहाँ से दूसरी जगह जाने पे, भारत के अलग अलग राज्यों में जाने पर अगर वहां पे अलग अलग मुद्रा होगा तो व्यापार में, आवागमन में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, इस मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दिया गया। आगे तीसरा, रेलवे को भी बढ़ावा दिया गया। ये सब किसके तहत हुआ, जालवे राइन के तहत हुआ। ये थे व्यक्तिगत यहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। आगे अब हम देखेंगे रूढ़िवादी की क्या विचार थी। ये रूढ़िवादी शब्द कहां से आया, रूढ़िवादी का क्या मतलब होता है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। यहाँ पे 1815 के बाद क्यों दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। इसके बाद का जो यूरोप था, वो जो यूरोप की सत्ता थी वो रूढ़िवादियों के हाथ में आ गया। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। यानी नेपोलियन को हराने के बाद यहाँ से फिर से क्या हो गया, रूढ़िवाद मानते थे कि समाज और राज्य की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, यानी परंपरागत जैसे पहले चल रही थी, राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये कौन मानते थे, रूढ़िवाद। यानी ये वही पूरा कर दिए, राजतंत्र को लागू कर दिए, लेकिन वहां की जनता क्या चाहती थी, प्रजातंत्र। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, नेपोलियन को हराने के बाद नेपोलियन ने कुछ नियम बनाए थे। नागरिक संहिता हम देखे थे, नेपोलियन संहिता 1804 की संहिता में उसने कुछ नियम लागू किए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि परंपरागत यहाँ पे जो दिया गया है संस्था, यानी पारंपरिक संस्थाएं को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया गया। यानी उन्होंने जो जो परिवर्तन किया था उसको हटा दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया। यानी ये चारों मिलकर एक समझौता किए। क्या था उसका नाम, जिसका नाम था वियना समझौता। वियना के नाम से जाना जाता था, जो वियना में आयोजित हुआ था। वियना समझौता 1815 के नाम से भी जाना जाता है। 1815 में वियना में एक समझौता किया गया, इसे वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था ये समझौता, इस संधि यानी इस समझौता के तहत कुछ निर्णय लिए गए। वो क्या निर्णय थे, तो मुख्य 3 निर्णय लिए गए, जिसमें फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। यानी जो फ्रांस था वहां से नेपोलियन का शासन हटा जब, तो वहां पे इसके पहले उसकी सीमा पर कई छोटे बड़े राज्य कायम कर दिए गए। क्यों, क्योंकि फ्रांस भविष्य में कभी विस्तार न कर सके। और दूसरा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 में, तो वहां पर उसके पहले जो बूर्बो वंश का शासक था लुइस एल्वा, उसको मार दिया गया था। उसको मारकर वहां पे नेपोलियन ने शासन किया था, तो उसको फिर से सत्ता में बहाल किया गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। और तीसरा निर्णय, राजतंत्र को ही जारी रखा गया, क्योंकि वो पहले की नीति के अनुसार उसे ही अच्छा मानते थे। ये थे रूढ़िवाद। इसके लिए क्या किया गया, राजतंत्र। लेकिन जनता क्या चाहती थी, वो प्रजातंत्र को चाहती थी। इन सब के चलते क्या हुआ कि समाज में क्रांतिकारी आ गई। यानी इसके विरोध में यूरोपीय समाज ने जो निर्णय लिया,
इसके विरोध में क्रांतिकारी आ गए। तो हम देखते हैं अब क्रांतिकारी जब आए तो क्या किया, क्रांतिकारी का मतलब इसमें समझेंगे हम आगे। तो देखते हैं अगली हेडिंग हम क्रांतिकारी। तो यहाँ पे क्रांतिकारी, जब क्रांतिकारी आ गए यानी यूरोपीय समाज के निर्णय के विरोध में जब क्रांतिकारी आ गए, कौन, जितने भी उदारवादी लोग थे, जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, अब वो क्रांति में विश्वास करने लगे। यानी किसी का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए, उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए किसकी जरूरत आ गई, क्रांति की। इसके लिए क्या हुए, क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण और विचारों के प्रसार के लिए, इनके विचारों के प्रसार के लिए कई गुप्त संगठनों का निर्माण किया, यानी कई गुप्त संगठनों का उभार हुआ। जो ये गुप्त संगठन थे, इसका मकसद था, इसका कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। पहला, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ये इनके विचार थे, इसके प्रसार के लिए गुप्त संगठन बनाए गए थे। और तीसरा मुख्य था क्या, वियना संधि का विरोध करना, क्योंकि यहाँ पे इस संधि के तहत राजतंत्र को लागू कर दिया गया था और जनता चाहती थी प्रजातंत्र, इसलिए वियना संधि का विरोध करना ये किसका मकसद था, इन क्रांतिकारियों के गुप्त संगठनों का मकसद था। इसी प्रकार एक क्रांतिकारी जिसका नाम है जूसेप्पे मैत्सिनी, ये क्रांतिकारी थे जो इटली के रहने वाले थे, यानी एक इटालियन थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था, 1807 में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन का निर्माण किया था। यानी दो गुप्त संगठन, पहला जो मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन का निर्माण किया था। कौन, जूसेप्पे मैत्सिनी ने। ये जूसेप्पे मैत्सिनी जिसने इटली का एकीकरण किया, आगे चलकर यही वो थे जिन्होंने इटली का एकीकरण किया था। जितने भी रूढ़िवादी लोग थे सब जूसेप्पे मैत्सिनी से डरते थे। क्यों डरते थे, क्योंकि ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस यही तक। अगली वीडियो में हम क्रांतियों का युग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी बुक को, पुस्तक को एक बार जरूर पढ़िए, लेसन को, पाठ को एक बार जरूर पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पुनः देखिए, तब जाके ये आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक।